Hello guys, welcome to my YouTube channel Pubedum classes for UGC NET in Public Administration. Power. Should it stay in one hand or should it be distributed among many? Imagine a country where every decision is taken from one single office, and imagine another country where every village can take its own decision. Which system is better? Which system is efficient? And most importantly, which system does India follow? सो देखिए, अगर पावर देखिए, इन वन हैंड एंड अदर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग. अगर आप इमेजिन करिए कोई ऐसा कंट्री है वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग लोअर लेवल्स एंड एज अ कंट्री वेयर पावर इज वेस्टेड इन वन individual, which system is better? Imagine. And which system India follow? So today I am going to decode one of the most important topic today, that is centralization and decentralization. देखिए, जो हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये समझने के लिए जो मैंने अभी ये बैकग्राउंड बताया कि पावर पावर किसी कंट्री में किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में वेस्टेड है, वो सिस्टम बेटर है कि पावर सभी फील्ड यूनिट में मतलब अमोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सिस्टम बेटर है. तो आइए हम आज के इस टॉपिक में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जानते हैं और कौन सा सिस्टम बेटर है और कौन सा सिस्टम इंडिया फॉलो करता है और किस 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 टॉपिक के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इनके क्या मेरिट डिमेरिट है. आज सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं जो कि हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज विथ मी विथ फुल कंसंट्रेशन. नाउ लेट्स सी द meaning of centralization and then decentralization. So centralization means power is vested on a top level. Centralization means concentration of authority at the top level. Concentration of authority at the top level, that is called centralization. And whereas dispersal या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी among लोअर लेवल इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सो देखिए, अगर हमारा जो पावर है, पावर मीन अथॉरिटी है. अगर अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी? कमांड देने की अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कोई प्रोजेक्ट बनाने की अथॉरिटी, एग्जीक्यूशन की अथॉरिटी, कुछ भी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं. पावर अगर वो एट द टॉप लेवल है, जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स है या टॉप लेवल ऑफिसर्स है, अगर उनके पास है तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन सिस्टम, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. अगर वही पावर अथॉरिटी हमारे जो लोअर लेवल है, फील्ड यूनिट है, उनको दे दी जाए तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. और देखिए, इन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो लोअर लेवल होते हैं, लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, लोअर लेवल के जो ऑफिस होते हैं उसको बोलते हैं फील्ड यूनिट्स बोलते हैं. और ये जो फील्ड यूनिट है ये डिपेंड होते हैं अपने अपर यूनिट को, जिसको क्या बोलते हैं? HQ मीन्स हेड क्वार्टर. वो अपने पावर डिसीजन, जो भी चीज़ें डिसीजन लेना हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कुछ भी हो, वो किस पे डिपेंड होंगे? अपने हेड क्वार्टर पे, अपने टॉप लेवल जो ऑफिस होगा उस पर. और जो लोअर लेवल ऑफिस होंगे उनको बोलते हैं फील्ड यूनिट. देखिए, इसमें क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में क्या होगा, कोई भी प्लानिंग देखिए, जो भी प्लानिंग होगी
प्लानिंग, डिसीजन, कोई भी प्रोजेक्ट सब हेडक्वार्टर लेवल पे बनाया जाएगा, सब हेडक्वार्टर लेवल पे बनाया जाएगा। और उसको एग्जीक्यूशन क्या करेगा, फील्ड यूनिट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो सो डोंट बी कंफ्यूज, इन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट मेकिंग इज डन एंड एट फील्ड यूनिट लेवल, all this project execute at the field unit, whereas in decentralization field unit is independent to make a decision। फील्ड यूनिट इसमें क्या करेंगे, खुद डिसीजन लेंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और ये सब चीज़ें एक विद इन लिमिट में, जो कि हमारा हेडक्वार्टर सेट करेगा पैरामीटर, उसके लिमिट में करेंगे। ऐसा नहीं कुछ भी अपने मनमानी करेंगे, बट एक स्टैंडर्डाइज लेवल में करेंगे जो कि हेडक्वार्टर के जरिए बनाया गया होगा। और ये फील्ड यूनिट देखिए, इसमें फील्ड यूनिट क्या करेगा, रिपोर्ट नहीं देगा अपने अपर लेवल को, अपने काम को अपने लेवल पे ही कंप्लीट करेगा। वेयर एज इन सेंट्रलाइजेशन फील्ड यूनिट आल्सो गिव द फीडबैक, आल्सो रिपोर्ट टू द हायर लेवल हेडक्वार्टर। This is the difference between centralization and decentralization and basic concept between among these. So don't be confused. I hope till now concept is clear. So let's move. Now one of the most important word, that is recentralization। एक पॉइंट आता है कि अब रिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सो रिसेंट्रलाइजेशन मैक्स लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेंट्रलाइजेशन है तो उसका अपोजिट रिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखिए, रिसेंट्रलाइजेशन क्या है, रिसेंट्रलाइजेशन द अपोजिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। वंस सिस्टम इज डिसेंट्रलाइज देन इट सेंट्रलाइज, देन इट इज कॉल्ड रिसेंट्रलाइजेशन। देखिए ये क्या है हमारा, इट इज द अपोजिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। It means centralization of authority once decentralized। देखिए once decentralized, पहले देखिए रिसेंट्रलाइजेशन कब होगा, देखिए पहले सेंट्रलाइजेशन होगा, पहले क्या होगा हमारा, सेंट्रलाइजेशन होगा, फिर उसको अगर हम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं सिस्टम, तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अपोजिट कर रहे हैं फिर डिसेंट्रलाइजेशन का अगर अपोजिट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रिसेंट्रलाइजेशन। सो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रिसेंट्रलाइजेशन है तो उसका सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट नहीं है, वो डिसेंट्रलाइजेशन का अपोजिट है। वंस अथॉरिटी गेट डिसेंट्रलाइज। नाउ कम टू द डिफिनीशन गिवन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स। देखिए अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के सापेक्ष हमारे कुछ स्कॉलर्स ने अपने अपने डिफिनीशन दिए, स्टेटमेंट दिए, अब उसको देखते हैं। सो लेट्स सी द डिफिनेशन by different scholars। So first we have L.D. White. First we have L.D. White. What L.D. White say? The process of transfer of administrative authority the process of transfer of, देखिए हमारे जो स्कॉलर लोग ने क्या डिफाइन किया है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को लेके। सो हैव अ ग्लांस क्विक। L.D. White, what L.D. White say? The process of transfer of administrative authority from lower to higher level, from lower to higher level of government is called centralization। देखिए यहाँ पे बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब लोअर लेवल से हाई लेवल को दे दी जाएगी तो क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन।
एंड द कन्वर्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए बेसिकली देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा सेंटर टॉप लेवल अथॉरिटी है, टॉप लेवल जो हमारे ऑफिस है सारा वहाँ पे अथॉरिटी उसके पास हो, तो क्या होगा सेंट्रलाइजेशन। अगर वो अथॉरिटी पावर फील्ड यूनिट नीचे वाले लेवल को दे दी जाएगी तो क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ इसका यही मतलब है कि देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल टू अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। देखिए लोअर से हायर पे चले गए हैं तो अथॉरिटी किसके पास ओनली बचा है, हायर लेवल के पास, तो क्या होगा सेंट्रलाइजेशन। वहीं अथॉरिटी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ जाएगा तो क्या होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ये एल डी वाइट ने बोला है। नाउ सी व्हाट हेनरी फ्यूल से एवरीथिंग। देखिए इनका बात तो मीनिंग तो सबका सेम है बट कहने का तरीका जो स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें कहने के तरीके अलग अलग है। देखिए हेनरी फ्यूल जी ने क्या बोला है, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। ई डिसेंट्रलाइजेशन एवरीथिंग, देखिए एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। देखिए सबऑर्डिनेट मतलब लोअर लेवल को, अगर ऐसा कोई भी स्टेप हो रहा है जो कि सबऑर्डिनेट हमारा लोअर लेवल का रोल को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इसका मतलब सीधा सीधा देखिए यहाँ भी यही हो रहा है कि सबऑर्डिनेट मतलब लोअर लेवल को पावर दी जा रही है, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो इसका मतलब वो अथॉरिटी हमारा हायर से लोअर लेवल आ गया तो क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। वेयर एज एवरीथिंग विच गोज टू डिक्रीज इट इज सेंट्रलाइजेशन। और उसका मतलब है कि एवरीथिंग विच डिक्रीज द रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो रहा है जो कि सबऑर्डिनेट के रोल को कम कर रहा है, ऐसे कुछ पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ रूल्स आ रहे हैं जिससे कि हमारा सबऑर्डिनेट का रूल उसके पावर को कम किया जा रहा है तो क्या होगा सेंट्रलाइजेशन होगा। सिंपल सा देखिए मीनिंग तो सेम है बट कहने का तरीका अलग अलग है। और देखिए अभी क्या है कॉन्ट एंड विरिच ने क्या बोला है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द टेंडेंसी टू डिस्पर्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि लोअर लेवल में को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्पर्स करती जाए तो हमारा क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और एक क्या है फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का भी यही मतलब होता था कि अथॉरिटी अपने हायर लेवल क्या करता है डेलीगेट कर देता है, अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर को दे देता है तो क्या होगा डेलीगेशन। इसीलिए बोला गया कि डेलीगेशन क्या है फंडामेंटल एस्पेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। और टू द एक्सटेंट द अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड इज सेंट्रलाइजेशन। और जो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं हो सकती वो क्या होगा सेंट्रलाइजेशन में होगा। सेंट्रलाइज सिस्टम होगा वहाँ पे क्या होगा अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होगी, वो टॉप मोस्ट लेवल पे अथॉरिटी रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया जो अथॉरिटी डेलीगेट ना हो सके वो क्या होगा सेंट्रलाइज, जो अथॉरिटी डेलीगेट हो जाए वो क्या होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको बोला है कॉन्ट विरिच ने। सो ये बेसिकली हमारा डिफिनीशन रहा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। नाउ सी द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कितना डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, क्या रोल है, क्या एस्पेक्ट है, क्या डायमेंशंस है, क्या एरियाज है डिसेंट्रलाइजेशन के, कि उसको हम कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली अब उसको देखेंगे। क्या है अब हमारा टॉपिक डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंट होता है बेसिकली, क्या एक्सटेंट तक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है वो कैसे पता चलेगा, बेसिकली उसके रिगार्डिंग है। सो बेसिकली हमारे एक स्कॉलर हैं जिनको नाम है अर्नेस्ट डेल, डाले भी बोल सकते हो डेल भी बोल सकते हो। अर्नेस्ट डेल ने बेसिकली 4 पॉइंट दिया है जो कि एक क्राइटेरिया सेट किया है जो पता करेगा डिग्री और एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का। डेल स्पेसिफाइड 4 पॉइंट criteria for measuring the degree of decentralization। और वो 4 एरियाज क्या हैं देखिए हमारे जो अर्नेस्ट डेल जी ने उन्होंने एक 4 पॉइंट क्राइटेरिया सेट किया है कि डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को इवेल्युएट करने के। तो आइए देखते हैं 4 पॉइंट क्या क्या है हमारा। देखिए व्हेन मोर नंबर ऑफ डिसीजंस आर मेड एट लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए फिर क्या होगा कि डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हाई होगा। देखिए हमारे अगर लोअर लेवल में
लोअर लेवल में डिसीजन में ज़्यादा डिसीजन लिया जा रहा है, देन क्या होगा हमारा, मोर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट किए हैं हमारे अर्नेस्ट डेल जी ने, बताया कि अगर लोअर लेवल पे ज़्यादा डिसीजन लिया जा रहा है तो क्या होगा, मोर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, हाई होगा। व्हेन अ डिसीजन आर मेड एट लोअर लेवल इज हाई देन डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज हाई, व्हेन द डिसीजन मेड एट लोअर लेवल इज लो देन द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज लो। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का तो यही मतलब है कि हमारा जो अथॉरिटी है लोअर लेवल को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अब ये कैसे पता करेंगे, इसका क्या मतलब क्राइटेरिया क्या सेट है पता करने का कि डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली हुआ है। तो इसको देखने के लिए अगर हम देखेंगे हमारे लोअर लेवल में अगर चीज़ें डिसीजन लिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कुछ भी प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है लोअर लेवल पे, जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रहे हैं लोअर लेवल पे तो वहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट है बेसिकली व्हेन मोर इंपॉर्टेंट डिसीजन आर मेड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेसिकली क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लोअर लेवल पे लिए जा रहे हैं, फिर क्या होगा, मोर होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मोर होगा। देखिए क्या क्या अब जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे लिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हमारे हायर अथॉरिटी ने बस केवल छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे डिसीजन लेने के लिए डिसेंट अथॉरिटी दी हो, कि कितने बड़े प्रोजेक्ट ले सकता है छोटा हमारा फील्ड यूनिट, ये इससे भी पता चलता है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कितना हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लोअर लेवल पे कितना ज़्यादा लिया जा रहा है उतना ही ज़्यादा हमारा डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, when more organizational functions are affected by decision made at lower level of management। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन अफेक्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन लोअर लेवल पे लिया जा रहा है और मोर अफेक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन हमारा, तो क्या होगा हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन मोर होगा। बेसिकली अगर देखिए हमारा क्या होगा, डिसीजन लोअर लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीजन ले रहे हैं और मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है, तो इससे भी हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया, एक ये भी क्राइटेरिया अर्नेस्ट डेल जी ने सेट किया है। नाउ लास्ट वन इज व्हेन देयर इज ए लेस मिनिमल मॉनिटरिंग और चेकिंग ऑफ डिसीजन मेड एट लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसमें भी अगर इन्होंने बताया कि अगर लोअर लेवल पे कोई भी, देखिए ये बहुत ही शानदार चीज़ें बताया कि मिनिमल मॉनिटरिंग और चेकिंग ऑफ डिसीजंस एट लोअर लेवल। देखिए हमारे अगर लोअर लेवल पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उसका क्या होगा, बहुत ही मॉनिटरिंग, बहुत ही कम इंस्पेक्शन हो, उसका चेकिंग कम हो, रिपोर्ट कम देना हो, तो भी बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, हाई है। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखिए अगर आपको अगर आपके घर पे आपको पावर दी जाती है कि आप फंड जो भी घर का बजट है आप इतने में कराइए, और वो उसके बाद कोई घर वाले आपका मॉनिटरिंग ना करे, पूछे नहीं आपने पैसे कहाँ वेस्ट किए, सब ऐसी चीज़ें जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो क्या होगा, आपको डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। बेसिकली यही बताया गया है। आप इसको पंचायती राज सिस्टम से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पंचायती राज सिस्टम में क्या हुआ, हायर अथॉरिटी फंड दे देगी अपने लोकल विलेज लेवल अथॉरिटी को, और विलेज लेवल अथॉरिटी उस फंड का क्या इस्तेमाल कर रहा है, कैसे प्रोजेक्ट को कर रहा है, अगर उसकी मॉनिटरिंग हायर लेवल कम करे तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। आई होप डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या टाइप है बेसिकली अब उसको हम देखेंगे। बहुत ही इजी है, इसको जस्ट डायग्राम बेस में मैं समझा दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली देखिए हमारा क्या है, तीन टाइप के डिसेंट्रलाइजेशन है। बेसिकली इसको डायग्राम में बताते हैं ताकि इंटरेस्टिंग हो और समझ में भी जल्दी आए।
Now see the types of decentralization. Basically, there are three types. That is political level decentralization, administrative level decentralization, and third one is a fiscal decentralization. तो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है पॉलिटिकल लेवल डिसेंट्रलाइजेशन एंड सो ऑन। सो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है वो लोअर लेवल को दी जाए, तो होगा हमारा पॉलिटिकल। देखिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल वर्ड लगा है ना, तो इससे बेसिकली अर्थ है जो अथॉरिटी है जो नीचे के पॉलिटिशियन है उनको दी जाए, तो इससे हमारा क्या होगा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होगा। सो दिस रिफर टू ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर to elected representative at a lower level. Transfer of power, transfer of power, ट्रांसफर ऑफ पावर, कौन सा पावर? डिसीजन मेकिंग पावर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट लोअर लेवल। तो हमारा क्या होगा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होगा। बेसिकली पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए जो हमारा लोअर लेवल के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, देखिए हमारा सेंट्रल हो, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, प्रोविंसेस हो गया, इन सब में जो पॉलिटिकल सिस्टम होंगे उनको उनके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ट्रांसफर की जाए, तो हमारा क्या होगा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होगा। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में पावर क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बेसिकली लोअर लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लोअर लेवल रिप्रेजेंटेटिव, उनको दी जाए। तो बेसिकली हमारा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी। जैसे आप क्या समझते हैं, जैसे हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और लोअर लेवल में हमारा क्या आ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, हमारा पंचायत हो जाएगा, पब्लिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो जाएगा, ये सब। इन सबको हमारा क्या हुआ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सीरियली ट्रांसफर हुआ, तो हमारा क्या हुआ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब वही देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए दिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अभी तक क्या हुआ था? पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। दिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल्स विद इन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर तो पॉलिटिशियन के द्वारा ही सेट किया जाएगा, उसी स्ट्रक्चर विद इन द लिमिट, मतलब कि एक मनमानी नहीं हो सकती, बट एक जो प्रिस्क्राइब लिमिट होगा उसके लिमिट के द्वारा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल को ट्रांसफर की जाएगी, तो हमारा क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा। देखिए फर्दर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन दो भाग में डिवाइड हुआ, टेरिटोरियल आब्लिक वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यही सब एमसीक्यू बनेगा, बेसिकली इनके डेफिनेशन से एमसीक्यू नहीं आएगा, मैक्स प्रोबेबिलिटी चांस है यही सब आएगा जो उसका सिनोनिम्स है, जैसे अलग नाम है। टेरिटोरियल को हमारा वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन, और एक किसके पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन के। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, और let's see what is the territorial oblique vertical decentralization and what is the functional oblique horizontal decentralization one by one. So territorial decentralization क्या है? It stand for the establishment of area administrative unit fields by the higher authority headquarters. देखिए अब टेरिटोरियल बेसिकली मतलब है कि जो एरिया वाइज हम देख रहे हैं, देखिए हमारा हेडक्वार्टर हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद हमारे फील्ड यूनिट सेट किए जा रहे हैं,
फील्ड यूनिट सेट किए जा रहे हैं, फील्ड यूनिट, ये सब लोअर फील्ड यूनिट्स हैं। तो क्या हुआ, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हेडक्वार्टर से फील्ड यूनिट पे दी जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेरिटोरियल ऑब्लिक वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पे टेरिटोरियल ऑब्लिक वर्टिकल क्यों बोला गया, ये इसीलिए बोला गया कि देखिए वर्टिकली ट्रांसफर अप डाउन हो रहा है ना अथॉरिटी, इसलिए इसको वर्टिकली बोल गया। और बेसिकली ये एरिया देख के किया गया है। हेडक्वार्टर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा कोई स्टेट हो गया, बेसिकली स्टेट हो गया, तो वहाँ पे एक हेडक्वार्टर होगा, कोई सेंटर या कहीं भी जो पॉसिबल वहाँ पे एक हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा। और इसके फील्ड यूनिट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, फील्ड यूनिट, फील्ड यूनिट, फील्ड यूनिट, फील्ड यूनिट, फील्ड यूनिट। सो हमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड यूनिट का काम डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर यही चीज़ें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हेडक्वार्टर से फील्ड यूनिट्स को दी जा रही है, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, वर्टिकल, वर्टिकल ऑब्लिक टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए बेसिकली एरिया से ही डिसाइड हो रहा है, और बेसिकली इसीलिए इसको टेरिटोरियल बोला गया। और वर्टिकल क्यों बोला गया, बेसिकली डिवीजन से बड़ा करके बोला गया। जैसे हमारा ये हो गया स्टेट हो गया, देन डिवीजन होता है, देन डिस्ट्रिक्ट होता है, तालुका, सर्कल, ये सब ऐसे होता है ना। आप अपने अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली इसलिए यहाँ देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है अथॉरिटी, तो इसलिए वर्टिकल हुआ, वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। सो डोंट बी कंफ्यूज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल और टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ सी द फंक्शनल, फंक्शनल और हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल और हॉरिजॉन्टल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रल एजेंसी हमारी जो है, कुछ चीज़ें सेंट्रल एजेंसी अपने ही लेवल में किसी अदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एजेंसी को ट्रांसफर कर दे रही है डिसीजन मेकिंग पावर, और उनको एक सेल्फ डिपेंडेंट एक यूनिट बना दे रही है अपने ही लेवल में। तो उनको क्या बोलेंगे, हमारा हॉरिजॉन्टल एजेंसीज, लाइक जैसे यूजीसी, यूजीसी, फ्लड कंट्रोल बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एंड सो ऑन। ये सब क्या है, वर्टिकल है, सेंट्रल एजेंसी के सेंट्रल एजेंसी के हॉरिजॉन्टल है। इसीलिए बेसिकली ये फंक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाए गए हैं, तो और सारे अथॉरिटी उनको ट्रांसफर कर दी गई है, तो उनको क्या बोलेंगे, फंक्शनल और हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। देखिए इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इट इम्प्लाइज द वेस्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द स्पेशलाइज्ड यूनिट by the central agency. For example, the creation of technical or professional bodies in India like University Grant Commission, UGC, Flood Control Board, Central Social Welfare Board and so on. देखिए ये सब बहुत ही इजी इसका फंडा है कि फंक्शन से बेसिकली स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पावर अथॉरिटी कुछ हॉरिजॉन्टली अपने सेम लेवल पे अदर एजेंसी को ट्रांसफर कर दी जा रही है, तो उससे क्या हुआ, हमारा हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। देखिए यूजीसी क्या है, एक सेंट्रल एजेंसी है, बट इसका टास्क क्या है, स्पेशलाइजेशन है। बेसिकली ये क्या होगा, जो हमारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें देख रहा है। तो हमारी देखिए जो सेंट्रल एजेंसीज है, वो अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सब कुछ यूजीसी को दे दी गई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल और फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो मूव टू फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज अ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन? फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन से आप बहुत ही ईजी समझ सकते हैं। अपने पंचायती राज सिस्टम में जो बजटरी सिस्टम हमारा पंचायत का है, उसको भी डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये बेसिकली होता है फंक्शनल फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन को क्या बताया गया, बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें बता रहा हूँ मैं। पावर विदाउट मनी इज मीनिंगलेस। सो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स लोकल बॉडीज हैव पावर टू जनरेट रेवेन्यू, power to spend fund, financial autonomy. It include taxation power, grant in aid, revenue sharing, finance commission recommendations. And in India 14th and 15th फाइनेंस कमीशन स्ट्रेंथ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए अब ये चीज़ें आप बहुत इजीली समझ सकते हो। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, हमारे से आप अपने विलेज को ले लीजिए, अगर आप विलेज से विलेज को ले लीजिए, और कारपोरेशन एरिया से है, सिटीज से है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ले लीजिए।
तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा विलेज पंचायत होगा वो अपना रिवेन्यू जनरेट करेगा, टैक्सेशन और रिवेन्यू शेयरिंग, ये सब चीज़ें क्या होगा वो अपना खुद का करेगा और खुद के डेवलपमेंट पे उसको यूज कर लेगा। तो और इससे क्या हुआ, उसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिला। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हमारा फाइनेंशियल चीज़ों में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन को हमारा 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने जोड़ दिया था, स्ट्रेंथ किया था। एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से कमीशन ने फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन को इम्फेसाइज किया था, स्ट्रेंथ किया था। सो 14 एंड 15th फाइनेंस कमीशन। सो आई होप टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज क्लियर। नाउ सी द अप्रोचेस टू द डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि क्या क्या अप्रोच रहे, क्या क्या जरूरत पड़ा कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो इसके कुछ हमारे अप्रोचेस हैं, बेसिकली उसको देखेंगे। अप्रोचेस टू डिसेंट्रलाइजेशन, so James W. Fessler classified the different approaches to the concept of decentralization in the following four category। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेम्स डब्ल्यू फेसलर, इन्होंने क्या बोला कि फॉलोइंग फोर क्राइटेरिया दिया अप्रोचेस को लेके। वो क्या है हमारा, वो क्या क्या है, डॉक्ट्रिनल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एंड लास्ट वन इज डुअल रोल अप्रोच। बेसिकली ये फोर अप्रोचेस दिए हैं हमारे जेम्स डब्ल्यू फेसलर जी ने, कि डॉक्ट्रिनल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डुअल रोल अप्रोचेस टू द डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ हैव वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिनल अप्रोच। Now see the approaches to the decentralization. I have seen that there are four approaches given by James W. Fessler, that is doctrinal approach, political approach, administrative approach, and dual approach. Basically approaches to the decentralization means what are the ideas to make a decentralization, to give the authority to lower levels and create all the things which means have a decentralization. So here we have a first doctrinal decentralization, doctrinal approaches to the decentralization. So it conceive decentralization as an end in itself and not as a means to the realization of some goals. Here means that decentralization as a end means that decentralization हमारा एक गोल है, न कि एक ऐसा थ्योरी है। देखिए इसका एक्चुअली डॉक्ट्रिनल जो अप्रोच है, इसका कहने का मतलब है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो गोल है, मतलब कि जो चीज़ें एग्जिस्ट है, हो रहे हैं, एस्च्यू हो रहे हैं, वो है, ना कि एक ऐसा एक जो थ्योरी है, एक थ्योरी नहीं है। जो चीज़ें बेसिकली एक माइंड में चलती है ना, कि एक आइडिया है रियलाइजेशन का, वो चीज़ें, तो उसका जो गोल हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमारा है। तो बेसिकली एक डॉक्ट्रिनल अप्रोच भी हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है। एंड सेकेंड वन इज अ पॉलिटिकल अप्रोच। सो देखिए क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स विथ अ सेट ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। देखिए क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज यूनिट विथ अ सेट ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, देखिए हमारे जैसे पंचायती राज वगैरह ये सब सेट किए गए हैं, तो इनके जो कि एक पहले से डिसाइड, देखिए जो पंचायती राज सिस्टम है, इनके अपने एक ऑटोनोमस रूल है और इनके अपने सेट ऑफ जो कि फंक्शंस है, तो इनको क्या हुआ पॉलिटिकली क्रिएट किया गया है,
कि ये अपने पंचायती राज या अपने विलेज में अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे। ये सब चीज़ें करने के लिए ये हमारा जो सेटअप किया गया है पंचायती राज सिस्टम, ये सेटअप किया गया है। तो इसको क्या बोला गया, बेसिकली पॉलिटिकल अप्रोच बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि ये पॉलिटिकली फैक्टर्स अफेक्ट होकर सब चीज़ें चेंज हुए हैं, पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए बोला गया कि क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट विथ अ सेटअप ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। तो अपने एक इंडिपेंडेंट में अपने एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बट ये डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है, पॉलिटिकली हुआ। नाउ सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या क्या रहे डिसेंट्रलाइजेशन के। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है, मतलब कि जैसे हमें एक अच्छी एफिशिएंसी मिले। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छा पाना हुआ तो हमें क्या हुआ कि कुछ पावर लोअर लेवल को दे दिया गया, तो हमारा क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो बेसिकली अप्रोच इसको बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच रहा डिसेंट्रलाइजेशन में। सो स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑटोनोमस यूनिट इन द फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो देखिए अब इसको अच्छे से आप क्रिएट करेंगे कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पाने के लिए भी कुछ ऐसे चीज़ें सेट किए गए हैं, तो जिनको हम बोले गए कि ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। बट वो डिसेंट्रलाइजेशन कैसा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। जैसे देखिए हम पंचायत स्टेट बनाए, पंचायत बनाए, विलेज बनाए, ये सब चीज़ें बनाए ना, ये सब पॉलिटिकली फैक्टर थे बनाने के, पॉलिटिकली फैक्टर थे। अगर वहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, एफिशिएंसी देखने के हिसाब से अगर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो हमारा क्या हुआ, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच बोले। देखिए जैसे हमारा रेजिन है, रेजिन हुआ, डिवीजन हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, सब डिवीजन हुआ, तालुका हुआ एंड सर्कल हुआ। ये सब बेसिकली क्या हुआ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए सब चीज़ें बनाए गए हैं ना। क्योंकि अगर स्टेट अकेला काम करे तो सारा चीज़ नहीं देख पाएगा, हर एक जगह स्टेट नहीं काम कर पाएगा। तो इसीलिए बेसिकली स्टेट को रीजन में और डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन, तालुका एंड ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूनिटों में बांट दिया गया, और वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सेटअप सेट किया गया ताकि एफिशिएंसी आए अच्छे से। तो बेसिकली अब क्या हुआ, अब अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि देखिए जो पावर हुआ हमारा स्टेट से लोकल फील्ड यूनिटों पे चला गया। बट क्या हुआ, ये चीज़ें किस लिए सेट किए गए थे, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पाने के लिए सेट हुए ना। इसीलिए इसको अप्रोच को क्या बोला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। Now see the dual role approach. It conceives decentralization as a method of resolving conflicts in field administration between tradition and change. बेसिकली ड्यूअल रोल का क्या पर्पज है कि जो हमारा कुछ ट्रेडिशनल चीजें होते हैं ना, जिनके स्टेटस क्यू मेंटेन होते हैं, उनके बीच कंफ्लिक्ट ना हो, इस चीजों को रिजॉल्व करने के लिए कुछ चीजें सेटअप किए गए हैं। तो बेसिकली उसको बोले डुअल रोल अप्रोच डिसेंट्रलाइजेशन की। जैसे हमारे देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ना, ये बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कुछ ट्रेडिशन है, नॉर्म्स एंड कल्चर है। अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो क्या हुआ, उन लोकल के बीच क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हर एक डिस्ट्रिक्ट सेट किए गए हैं, ताकि स्टेट तो क्या हुआ, स्टेट तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का कल्चर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ट्रेडिशन को तो नहीं समझेगा वो। कुछ अगर रूल रेगुलेशन बनाएगा स्टैंडर्डाइज, तो क्या होगा, कहीं के लिए तो सही होगा बट कहीं के लिए वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए बेसिकली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए कि वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ के लोकल रूल्स को भी मेंटेन करे और उसके हिसाब से अपने जो है कि रूल एंड रेगुलेशन बनाए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देखिए। तो बेसिकली ये चीज़ें ऐसे हुए, तो उनको क्या हुआ, बोला गया डुअल रोल अप्रोच डिसेंट्रलाइजेशन के। सो अब हम देखेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वन बाय वन। सो हियर वी हैव merit of centralization. First we have a merit of centralization. Merit of centralization. Now see the merit of centralization. So maximum control over entire organization. Once our organization is centralized, then power authorities at the top level, so that top level can control entire organization, entire subordinate, entire field units. This is the merit of centralization. It provides maximum control over the entire organization. I have explained. Second one is all work performed in the same manner. Once
organization is just centralized, means that power is at central level, then all the field unit get same instruction and work perform in same manner. It is the merit of centralization. And third one is a central administrative control administrative abuse. One of the important point, administrative abuse. What is the administrative abuse? Means that corruption in recruitment, financial, budgetary, all these things is called administrative abuse. It make administrative abuse more difficult in matters like employment and handling of personals, purchase and use of supplies and so on. देखिए, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा सिस्टम सेंट्रलाइजेशन है, तो जो हमारा देखिए रिक्रूटमेंट सिस्टम हुआ पर्सनल में, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट वगैरह का रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है, उसमें करप्शन कम हो जाएगा क्योंकि सेंट्रलाइज है, एक जगह से होगा तो उसमें। और जो चीज़ें यूज हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पास कर रहा है, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं की रिक्वायरमेंट है, उसके जो परचेज वगैरह हुए उसमें क्या हुआ, करप्शन नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा क्योंकि एक जगह से आएगा और सभी फील्ड यूनिटों को एक इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एब्यूज, इसलिए बोला गया। एंड नेक्स्ट वन, इट सिक्योर इकोनॉमी। देखिए क्या करेगा, अब चीज़ें सेंट्रलाइज है, हर एक चीज़ें सेंट्रल से कंट्रोल हो रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा 2 यूनिट सेम काम कर रही है, तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी बचेगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वन इज सूटेबल फॉर डीलिंग इमरजेंसीज एंड अनएंटिसिपेटेड मैटर। देखिए अगर हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज है तो क्या होगा, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सब एक सेम मैनर में होगा और एक चीज़ें यूनिफॉर्मिटी होगी, तो हमें कोई भी इमरजेंसीज आएगी या तो अनएंटिसिपेटेड मैटर्स हो गया, जैसे डिजास्टर वगैरह होगा, तो उसमें क्या होगा, एक सूटेबल होगा, उनको डील करने के लिए एफिशिएंसी रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन चीज़ें, सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे जो यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन का, मटेरियल का, सब क्या होगा, एक इकोनॉमी वे में होगा, एक अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं, जो हमारी इंप्लॉयमेंट वगैरह होगा, क्योंकि चीज़ें सेंट्रलाइजेशन है। और नाउ सी द डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। डीमेरिट तो बेसिकली आप देख सकते हैं, अगर चीज़ें हमारा सेंट्रल से कंट्रोल हो रहा है तो वहाँ पे होगा डिले होगा। कोई भी अगर डिसीजन लेना हुआ फील्ड यूनिट को, तो क्या करेगा, अपने हायर अथॉरिटी को बताएगा, हायर अथॉरिटी उसको हायर अथॉरिटी को बताएगा, देन कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, देन वो फील्ड लेवल पे आएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, तो उससे क्या हुआ, हमारा डिले हुआ। हेड ऑफिस ओवरबर्डन हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड ऑफिस ओवरबर्डन हो जाएगा। अगर देखिए हमारा फिर इससे क्या होगा, ऐसे हर एक डिसीजन लेगा, प्लान बनाएगा, हर एक फील्ड यूनिट को गाइड करेगा, तो हमारा हेड ऑफिस क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। इसी को लेके एक फ्रेज है, बेसिकली मेटाफर है, एपोप्लेक्सी एट द टॉप एंड एनीमिया एट द एक्सट्रीमिटीज। इसका मतलब समझ, एपोप्लेक्सी मतलब एक बीमारी है बेसिकली, और एनीमिया तो आप लोग समझते हैं, खून वगैरह, आयरन वगैरह की जो कमी होती है, तो बेसिकली यही चीज़ें बताई गई है कि जो एपोप्लेक्सी होगी, मतलब एक पक्षघात इसको बोलते हैं, एट द टॉप, जो हमारे टॉप पे है वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो चीज़ें होगा, स्ट्रोक्स वगैरह वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो नीचे लोअर लेवल है वहाँ पे एनीमिया हो जाएगा, मतलब कि उनको कोई काम नहीं रहेगा, वो अपने आप को एक बता सकते हैं जिसका खून की कमी हो जाती है, तो एक प्रकार से मतलब उनके पास कोई फंक्शन नहीं है, वो ऐसे बैठे रहेंगे। तो इस यही बेसिकली मेटाफर है, एपोप्लेक्सी एट द टॉप एंड एनीमिया एट द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो हमारे बेसिकली फील्ड यूनिट को बोला गया है, और एट द टॉप तो आपको टॉप तो है ही। एंड थर्ड वन इज लीड टू ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। देखिए अगर हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके पास बहुत सारी अथॉरिटी दे दी जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक ऑटोक्रेटिक जो कि एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करेंगे, तो उससे क्या होगी कि इनएफिशिएंसी आएगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट, इट मेक एडमिनिस्ट्रेशन इरिस्पॉन्सिव। वाई, देखिए अगर हमारा कोई भी अगर प्रोजेक्ट हमारे सेंट्रल एक टॉप लेवल पे बनाया जा रहा है, मान लीजिए स्टेट लेवल पे, हमारे मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल लेवल से बनाता, तो इससे क्या हुआ, को हमारा सेंट्रल लेवल हमारे लोकल फील्ड यूनिट के क्या हुआ, रिक्वायरमेंट को नहीं जानेगा और एक रूल बना देगा, तो क्या होगा, इससे बेसिकली इरिस्पॉन्सिव बोला गया इसको, क्योंकि वो तो यूज नहीं हो सका, क्या पता वो उस लोकल एरिया में वो प्लान ना सक्सेसफुल हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट मेक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव।
एंड नेक्स्ट वन इज डज नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लाइन एग्जीक्यूटिव। देखिए, डज नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लाइन एग्जीक्यूटिव, इसके मतलब जो हमारे जो फील्ड यूनिट के ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास रहेगी नहीं, तो वो चीज़ें इनोवेशन की चीज़ें, डेवलपमेंट की चीज़ें वो सोचेंगे नहीं, बस वो जो प्लान आएगा हायर लेवल से उसको बस एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो सेकेंड लाइन के एम्प्लॉयमेंट है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ये पॉइंट रह गया था। डज नॉट फैसिलिटेट पीपुल पार्टिसिपेशन। देखिए, अगर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है तो वहाँ पे क्या होगा, पार्टिसिपेशन लोकल लेवल पे नहीं होगा, ग्रास रूट लेवल पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें एक सेंट्रलाइज बनी जा रही है, तो उसमें लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये सब डीमेरिट्स है सेंट्रलाइजेशन के। नाउ वी विल सी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी हमने सेंट्रलाइजेशन के मेरिट एंड डीमेरिट देखे, अब देखेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के। नाउ सी द डीमेरिट्स ऑफ मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहले मेरिट देखेंगे देन डीमेरिट देखेंगे। सो देखिए, मेरिट क्या क्या होगा, जो हमारे डीमेरिट थे, सेंट्रलाइजेशन के डीमेरिट थे, अब वही हमारा डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में जो चीज़ें कमी थी उनको हमें उन चीज़ों को किए, उन चीज़ों को हम क्या किए, पूरा किए, तो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के वही चीज़ें मेरिट बन गए। देखिए, वहाँ पे क्या था, एफिशिएंसी क्या थी, डाउन थी, डिले थी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज एफिशिएंसी, बिकॉज जो कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होगा हमारे फील्ड यूनिट को दिया जाएगा। तो क्या होगा, उससे कोई भी अगर हमें प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो फील्ड यूनिट अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी एंड रिड्यूज वर्कलोड। और देखिए, अब क्या होगा, हमारे सेंट्रल लेवल पे जो टॉप मैनेजर होंगे उनके वर्कलोड को रिड्यूज होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे डिसीजन लेके। एंड इससे क्या होगा, डेवलप रिस्पेक्ट अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। अब देखिए, जो वहाँ पे क्या था, ऑटोक्रेटिक नेचर इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो गया था सेंट्रलाइजेशन में, वहीं अब इसमें क्या हुआ, इसमें डेवलप रिस्पेक्ट अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट क्या करेंगे, हमारे फील्ड यूनिट क्या करेगा, डिसीजन लेगा, प्लान बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो उनसे उनका क्या होगा, उनको रिस्पेक्ट फील होगा, उनको लगेगा हमारा इंपॉर्टेंस है। और इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मोर रिस्पॉन्सिव। वाई फील्ड यूनिट नो द लोकल कंडीशन, लोकल रिक्वायरमेंट, देन दे प्लान अकॉर्डिंगली, दैट प्लान विल मोर इफेक्टिव एंड मोर बेनिफिट फॉर द लोकल पीपुल्स, दैट्स वाई कॉल्ड मोर रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, facilitate people participation. Once plan is decentralized, then our sub units make the local people participation, ask their requirement, also know their plan, what is the development, what is their requirement, make the innovation accordingly. Then it facilitate more people participation at grassroots levels also, you can understand. लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लाइन एग्जीक्यूटिव। अब ये सब चीज़ें देखिए, फील्ड यूनिट क्या कर रहा है, प्लान बना रहा है, डिसीजन ले रहा है, लोकल पीपुल का पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो सेकेंड लाइन एग्जीक्यूटिव है, फील्ड यूनिट के एम्प्लॉई हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। सो ये सब चीज़ें क्या हुए, हमारे मेरिट हुए, डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट हुए। एंड नाउ सी द डीमेरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, कम्प्लीकेट्स कोऑर्डिनेशन। कम्प्लीकेट कोऑर्डिनेशन क्या होगा, जब चीज़ें देखिए हमारे फील्ड यूनिट क्या होगा, अपने अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, प्लान बनाएंगे, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना एक क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा डीमेरिट हुआ डिसेंट्रलाइजेशन के। एंड वही देखिए, अब जो फील्ड यूनिट के बीच कम्युनिकेशन क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा करना, क्योंकि अब लोग अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा। बेसिकली एक उसको डीमेरिट बताया गया डिसेंट्रलाइजेशन के। और क्या हुआ, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसिव हो गया, बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। क्योंकि चीज़ें देखिए, हाउसकीपिंग, हर एक चीज़ें क्या होगा, जो सेंट्रलाइज थी, अब क्या होगा, अब फील्ड यूनिटों में भी सेम चीज़ें करना पड़ेगा। हर एक चीज़ें जो हाउसकीपिंग थे, मटेरियल थे, रिसोर्स थे, जो चीज़ें बनाना, सेटअप करना पड़ेगा, अब हर एक फील्ड यूनिट में सेम चीज़ें सेटअप करने पड़ेंगे। तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हुआ। एंड नाउ not suitable for emergencies and unanticipated situation, because no centralized plan, then field unit work accordingly. Once unanticipated plan comes, then our field unit not act accordingly. So this is not suitable for emergencies. Now see the effective decentralization. अभी डिसेंट्रलाइजेशन हमारा इफेक्टिव कैसे होगा। सो बेसिकली हमारे जेसी चार्ल्सवर्थ जी ने कुछ
पॉइंट बताया जो कि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के सजेशन कह सकते हो, बेसिकली सजेशन है, एक उनके ओपिनियन थे। सो जेसी चार्ल्स वाज सजेस्टेड द फॉलोइंग सेफगार्ड टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव। सो बेसिकली कुछ हमारे टेक्निक्स थे, कुछ सजेशन सजेस्ट किए हैं पॉइंट। आइए वन बाय वन करके देखते हैं। फील्ड ऑफिस शुड बी रिपोर्ट, देखिए हमारा जो फील्ड ऑफिस शुड रिपोर्ट वन सेंट्रल एजेंसी ओनली। देखिए हमारा फील्ड ऑफिसेस होंगे, अगर मल्टीपल सेंट्रल एजेंसी को रिपोर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, डिले होगा, एफिशिएंसी में कमी आएगी। तो इसलिए इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए चार्ल्स वर्जी ने बताया कि जो हमारे फील्ड ऑफिस है किसी एक सेंट्रल एजेंसी को ओनली रिपोर्ट करें, एंड उनके जो फील्ड ऑफिसेस होंगे उनके क्लियर जुरिस्डिक्शन लाइन ड्रा करो, मेटिकुलियस क्लियर जुरिस्डिक्शन लाइन को ड्रा करो कि उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, ये सब क्लियर ड्रा करो। एंड प्रोसीजर्स ऑफ सेवरल फील्ड यूनिट्स ऑफिसेस शुड बी कॉमन। देखिए हमारे जो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड यूनिट्स होंगे तो उसमें कुछ यूनिट के जो प्रोसीजर होंगे, उनके गाइडलाइंस होंगे, उनको बेसिकली कॉमन करो। एंड यूनिट हैव अ फ्लेक्सिबल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और अब जो फील्ड यूनिट होंगे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि उनके वो लोकल नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना सके। So basically these are the suggestion given by the J.C. Charlesworth for the effective decentralization. There are a lot of suggestions. Here I have given some facts which you can easily understand. Now move to the next point, that is factor governing. See, factor governing, according to factor governing, basically what, centralization and decentralization, what are the factor governing. So here according to James W. Fessler, the issue of centralization versus decentralization is governed by four factors, basically by four factors. These are the four factors: factor of responsibility, administrative factors, functional factors and external factors. सो देखिए क्या है, इसमें बोला गया कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच क्या फैक्टर्स है, बेसिकली उसको बताया गया। तो फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताया गया है कि देखिए जो हमारा हायर अथॉरिटी होंगे, कुछ ऐसे सेवरल टास्क होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे जो कि डेलीगेट नहीं करेगा, तो क्या करेगा वो बेसिकली डिटरेंट, मतलब कि अपोज करेगा, डेलीगेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन को अपोज करेगा और सेंट्रलाइजेशन को फेवर करेगा। तो बेसिकली ये बताया गया कि फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा चीज़ है जिसमें हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हैम्पर होगा। एंड सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या है जो हैम्पर करेगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। देखिए अगर ये बेसिकली बताएगा कि हमारा एज से जो ऑर्गेनाइजेशन का, अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो चीज़ें डिसेंट्रलाइज होना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सेटअप नहीं है, वेल एक्सपीरियंस लोग नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा फील्ड यूनिट होगा अपने हेड ऑफिस से डिपेंड रहेगा, बेसिकली उसके गाइडेंस, उससे रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें मांगेगा। तो बेसिकली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है वो हमारे न्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन को फेवर करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन को अपोज करेगा। वही हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुराना है, ओल्ड है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ें वेल सेटल्ड होंगे, लोग एक्सपीरियंसड होंगे, तो वहाँ पे हमारी जो फील्ड यूनिट होंगे अपने सेंट्रल जो कि हेड क्वार्टर पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो वैसे अगर पुराने जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर कर सकते हैं और सेंट्रलाइजेशन को अपोज कर सकते हैं। तो बेसिकली फैक्टर गवर्निंग है, कहाँ पे फैक्टर लगेंगे सेंट्रलाइजेशन का और कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का लगेगा। एंड थर्ड वर्ड जो फंक्शनल फैक्टर। देखिए हमारा फंक्शनल फैक्टर्स क्या है, दिस इंक्लूड द वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय द एजेंसी, द टेक्निकल नेचर ऑफ फंक्शन and the need for country-wide uniformity. The scope of decentralization is greater in a multi-functional organization than in a unifunctional organization. Similarly, the agency's technical nature of functions performed by the agency necessitate decentralization, as the head cannot have the technical competence to manage all them directly. देखिए बेसिकली फंक्शन फैक्टर क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टी फंक्शन है और वो कंट्री साइड बहुत ही वाइड एरिया में काम कर रहा है, तो मल्टी फंक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होगा, वहाँ पे टेक्निकल नेचर होंगे, तो वहाँ पे टेक्निकल नेचर होने से क्या होगा हमें कि टास्क की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसके जॉब का नेचर क्या है, टेक्निकल है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को बेसिकली
फेवर किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर किया गया है, क्योंकि फील्ड यूनिटों में पावर दिया जाए, वहाँ पे टास्क ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। वहाँ पे यूनिफंक्शनल एजेंसी है जिसका नेचर टेक्निकल नहीं है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रलाइज कर सकते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। एंड नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर बेसिकली क्या है कि लोगों के डिमांड के हिसाब से, पीपुल पार्टिसिपेशन की डिमांड से, ग्रास रूट लेवल के डिमांड से जो डिसीजन लिए जाने चाहिए, तो बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप है उन लोगों की डिमांड से अगर चीज़ें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो ये भी एक फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स फेवरिंग और अपोजिंग द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ हैव अ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ पैटर्न्स ऑफ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ देखिए अभी हम फील्ड ऑर्गेनाइजेशन फील्ड यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब उनका पैटर्न देखेंगे कि उनका पैटर्न कैसा होता है फील्ड ऑर्गेनाइजेशन का। तो बेसिकली लास्ट टॉपिक है हमारे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के। पैटर्न्स ऑफ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हैव अ पैटर्न ऑफ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को मैं डायग्रामेटिक टाइप में आपको समझाऊंगा, बहुत ही ईजी वे में, आप लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो इस हिसाब से अगर कोई भी आपका एमसीक्यू आएगा आप अच्छे से मान लेंगे, चाहे कितना भी घुमा के वो पूछे। सो हैव अ फुल कंसंट्रेशन हियर। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ विलोवी ने दो टाइप के पैटर्न बताए, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के। बेसिकली उन्होंने बताया कि यूनिटरी या टेरिटोरियल फील्ड ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल फील्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बेसिकली ये दो टाइप है, यूनिटरी या टेरिटोरियल और फंक्शनल। और इसमें होता क्या है, देखिए यूनिटरी या टेरिटोरियल में क्या होगा, हमारा हेडक्वार्टर जो रहेगा वो फील्ड यूनिटों को डायरेक्ट सुपरवाइज करेगा, तो इसको बोलते हैं हमें यूनिटरी या फील्ड फील्ड टाइप का, जो टेरिटोरियल टाइप का फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। और वेयर फंक्शनल सिस्टम जो होगा फील्ड का, उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारे फील्ड यूनिट्स होंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जो हेडक्वार्टर होंगे वो सुपरवाइज करेंगे, और वो डायरेक्टली चेन ऑफ कमांड में नहीं आएंगे हेडक्वार्टर के। बेसिकली इनके रीजनल लेवल पे कुछ हेडक्वार्टर्स होंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड यूनिट को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। तो बेसिकली कंसर्न है कि कौन से डायरेक्टली सुपरविजन एंड कंट्रोल में है चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के, और कौन नहीं है। तो यही बेसिकली डिफरेंट है हमारा यूनिटरी और टेरिटोरियल में और फंक्शनल में। ये बेसिकली फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लुथर गुलिक, देखिए लुथर गुलिक जी ने तीन टाइप के फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को बताया है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इसी में से आएगा। तो लुथर गुलिक ने वो तीन टाइप क्या बताए हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली इसको ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत इजी, अभी सुनने में तो ऑड लगेगा, बट जैसे मैं इसको समझा दूंगा आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ऑल फिंगर्स, शॉर्ट आर्म्स, लॉन्ग फिंगर्स, लॉन्ग आर्म्स, शॉर्ट फिंगर्स टाइप। ये बेसिकली टाइप है फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे कैसे है। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ऑल फिंगर्स, अपने अपने आप हाथ को बेसिकली विजुलाइज कीजिए, आई को क्लोज कीजिए, ऑडियो सुनिए और विजुलाइज कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल फिंगर्स ये एक टाइप है हमारा फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा क्या है, शॉर्ट आर्म्स, अपने आर्म्स को देखिए, शॉर्ट आर्म्स को, और लॉन्ग फिंगर। एंड थर्ड वन इज ए लॉन्ग आर्म्स शॉर्ट फिंगर। अब देखिए बेसिकली इसमें दो पॉइंट है, आर्म्स एंड फिंगर्स। तो बेसिकली आर्म्स का क्या मतलब, जो हमारे आर्म्स हैं उसको बेसिकली रीजनल ऑफिस बोलेंगे, रीजनल ऑफिस, नॉट हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस। जो हमारा आर्म्स है वो रीजनल ऑफिस है, और जो हमारा फिंगर है वो डिनोट कर रहा है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में गाइड कर रहे हैं या नहीं। बेसिकली ये है फिंगर्स, जो देखिए हमारे 5 फिंगर्स है ना, ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, डिफरेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है फिंगर्स। और आर्म्स क्या है, जो हमारा आर्म्स है, रिस्ट के बाद जो चीज़ें हमारे आर्म्स आ रहे हैं ना, उसको आप ध्यान से दीजिए, वो हमारा क्या है, रीजनल ऑफिस है। अब समझिए, अब पहला टाइप जो है फील्ड ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, ऑल फिंगर्स। तो ऑल फिंगर्स को आप ध्यान दीजिए, अपने ऑल फिंगर्स को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है फिंगर का बेसिकली, तो इससे समझिए। देखिए ऑल फिंगर्स का क्या मतलब है, तो देखिए जो हमारा ये फिंगर को बेसिकली क्या बताया है, फिंगर को लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ये सब। तो ऑल फिंगर टाइप के फील्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे, जिसमें हमारे हेडक्वार्टर डायरेक्टली डील करेगा सारे फील्ड यूनिटों को, तो उनको बोलेंगे ऑल ऑल फिंगर टाइप्स फील्ड यूनिट।
इसमें क्या होगा, रीजनल नहीं होंगे, कोई भी रीजनल डिवीजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड में है। देखिए ये हेडक्वार्टर हो गया, हेडक्वार्टर के डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड में हमारे फील्ड यूनिट है, तो इनको क्या बोलेंगे, ऑल फिंगर्स टाइप फील्ड यूनिट्स। सेकेंड वन इज शॉर्ट आर्म्स लॉन्ग फिंगर। तो शॉर्ट आर्म्स लॉन्ग फिंगर का क्या मतलब है, देखिए शॉर्ट आर्म्स आ गया ना, आर्म्स आने का मतलब यहाँ पे रीजनल ऑफिस है, बट शॉर्ट है, शॉर्ट आर्म में मतलब कि जो हमारे देखिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेडक्वार्टर है और एक वहीं पे हमारा रीजनल ऑफिस है, बट रीजनल ऑफिस अपने फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करेगा। इनके देखिए बीच में क्या हुआ, हमारा रीजनल ऑफिस हो गया क्योंकि शॉर्ट आर्म्स बोल दिया गया है। बट शॉर्ट आर्म्स में क्या होगा, जो रीजनल ऑफिस होगा हेडक्वार्टर में ही कहीं लोकेट होगा, बट वो वहीं से फील्ड यूनिट को सुपरवाइज करेगा, इसीलिए इसको शॉर्ट आर्म्स बोला। क्योंकि देखिए शॉर्ट इसलिए बोला कि आर्म्स का बेसिकली मतलब यहाँ रीजनल ऑफिस है, और शॉर्ट बोल दिया तो इसका मतलब हेडक्वार्टर के पास है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन वहीं हेडक्वार्टर में होगा। और लास्ट वन इज जो कि थर्ड वन है लॉन्ग आर्म्स शॉर्ट फिंगर्स। अब फिंगर शॉर्ट हो गया मतलब कि फील्ड यूनिट के क्लोज हो गए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज हो गया, और लॉन्ग हो गया आर्म्स हमारा जो रीजनल ऑफिस तो हेडक्वार्टर से दूर हो गया, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकली कहीं और लोकेट है, और वहीं से वो फील्ड यूनिट को गाइड कर रहा है, बेसिकली ये फील्ड यूनिट के पास हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन टाइप के हैं, इनको मैंने डायग्राम मेथड से बहुत ही ईजिली समझा है। आई होप बहुत अच्छा से समझ में आया होगा आप लोगों को। ऑल फिंगर्स, शॉर्ट आर्म्स, लॉन्ग फिंगर्स, लॉन्ग आर्म्स, शॉर्ट फिंगर्स। सो आई होप ये जो हमारा टॉपिक रहा आज का सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। सो आज के लिए थैंक यू।